स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने प्राचीन काल और प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधनों के बारे में पढ़ा था। आप वीडियो में नीचे लिंक दी हुई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। जो हमारा मध्यकाल है, प्राचीन काल की अपेक्षा उसमें जानकारी के स्रोत अधिक मिलते हैं। चूँकि अनेक इतिहासकारों ने ऐसे कहा कि भारतीय इतिहास लिखने के प्रति थोड़े उदासीन रहे और उन्होंने इतिहास लिखने में कोई रुचि नहीं रखी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से इतिहास के ऐसे तथ्य जो हमारे सामने होना चाहिए थे, यदि हमारे इतिहास लिखने की परंपरा होती तो ज़्यादा प्रामाणिक ढंग से आज हमारे पास में उपलब्ध होते। मध्यकाल तक आते आते इतिहास की जानकारी के थोड़े स्रोत हमारे पास में लिखित ज़्यादा मिलने लगे। अनेक आत्मकथाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिसके कारण हमारे पास में लिखित स्रोत अधिक उपलब्ध है। प्राचीन काल के जो जानकारी के स्रोत जिस ढंग से हमने पढ़े थे, यदि आप एक बार प्राचीन काल की जानकारी के स्रोत देख लेंगे तो मध्यकाल की जानकारी के स्रोत हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आइए हम मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के स्रोत देखें। उससे पहले देखें कि इतिहास का अध्ययन हम किस तरह से करते हैं। इतिहास हम जानते हैं अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध है, स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं कहीं कुछ कहीं कुछ, स्टेप बाय स्टेप है, क्रमबद्ध है और तथ्यात्मक है। कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जो कुछ लिखा गया है वो तथ्यों के आधार पर ही लिखा गया है। इतिहास में जिन तथ्यों के आधार पर, जिन साधनों के आधार पर हम ये लिखते हैं, उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये 3 मुख्य भाग हैं। प्राचीन काल को अगर हम देखें तो प्रारंभ से इसमें प्रागैतिहासिक काल भी हम शामिल कर लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, कनिष्क, सातवाहन वंश, कुषाण और इसके बाद में राजपूतों तक का, राजपूत काल के भी बाद तक का जो समय है वो प्राचीन काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल को यदि हम देखें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं अध्ययन सुविधा से, क्योंकि ये मध्यकाल लगभग 1000 वर्ष का है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो समय है वो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब इसको इसीलिए चूँकि लंबा पीरियड है तो हमने 2 भागों में बांट दिया। एक कहलाता है पूर्व मध्यकाल और दूसरा कहलाता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी कि 8वीं शताब्दी से शुरू होकर के और 12वीं शताब्दी तक। आप लोग जानते हैं शताब्दी 100 वर्ष का होता है, तो ये ईसवी सन है, ईसा पूर्व का मामला नहीं है, ये ईसवी सन है। मध्यकाल में 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? इसमें राजपूतों के समय का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में गजनवी के आक्रमण, घोरी के आक्रमण, जो अरब आक्रमण हुए वो हैं, और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में लगभग गुलाम वंश की स्थापना तक। इसके बाद में 13वीं शताब्दी का जो समय है उसमें दिल्ली सल्तनत आएगी पूरी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग 5 सल्तनतें थी, उनका अध्ययन करते हैं। उनके बाद में मुगल काल और यूरोपियों का आगमन, ये पूरा आपका उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत हो जाता है, जो हम 13वीं शताब्दी से लेकर के कहाँ तक पढ़ते हैं? 18वीं। ये हमारा मध्यकाल हो गया, 1000 वर्षों का है। और इसके बाद का जो टाइम है वो आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वतंत्रता के पूर्व का और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का। स्वतंत्रता के पूर्व का, जिसमें पूरा ब्रिटिश पीरियड है, मराठे हैं, सिखों का है, तो ये स्वतंत्रता के पूर्व का। और स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद में हम स्वतंत्र हो गए,
तो उसके बाद का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता के बाद के इतिहास है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत हम कैसे अध्ययन करते। अब यहाँ हमारा मामला क्या है, मध्यकाल। मध्यकाल की जानकारी के स्रोत, क्योंकि हर युग की जानकारी के स्रोत है और हर युग के अलावा प्रत्येक काल की जानकारी के स्रोत है। जैसे मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल की जानकारी, गुप्त काल पढ़ेंगे तो गुप्त काल की, इसी तरह से मध्यकाल की जानकारी के स्रोतों को अब हम देखते हैं। मध्यकाल की जानकारी के जो स्रोत हैं हमारे पास में, वो उसी तरह से जैसे प्राचीन काल के स्रोत थे उसी तरह के हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत, प्राचीन काल में भी हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक स्रोत, ये बिल्कुल तीनों हमने प्राचीन काल में भी पढ़े थे। अंतर क्या है कि यहाँ हमारे पास में प्राचीन काल में वेद थे, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ अलग ढंग के थे, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, इस समय के देखना पड़ेंगे। विदेशी यात्री जो इस टाइम आए उनको देखेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, अभिलेख, मुद्राएं वैसे ही हैं। मुद्राओं पर हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, मुद्राओं से कैसी जानकारी। अब यहाँ देखें, अगर हम साहित्यिक स्रोतों को मध्यकालीन भारत के, तो ये दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक है और दूसरे लौकिक हैं। धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत उस समय भक्ति काल था, भक्ति आंदोलन चालू हुआ था, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। भक्ति कालीन जो साहित्य है, जिसमें मीरा, रसखान, कबीर, तुलसी, जायसी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जो रचनाएं हैं उनकी, उससे हमें इस काल की भक्तिकालीन सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक धार्मिक दशा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, उस समय का ऐसा नहीं है कि बौद्ध और जैन धर्म नष्ट हो गया, वो भी था। इस बौद्ध और जैन साहित्य जितना है, उसमें जो आक्रमणकारी थे, अरब, तुर्क जो आक्रमणकारी थे, और उन्होंने किस तरह से बौद्ध विहारों को नष्ट किया, इन सब का बड़ा मार्मिक वर्णन मिलता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अन्य इस्लामिक एवं ईसाई साहित्य भी है, क्योंकि जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन हुआ था वैसा ही सूफी आंदोलन भी हुआ था, तो उनके भी ग्रंथ है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। ईसाई यूरोपीय जातियाँ आने लगी थी, तो कुछ ईसाई साहित्य से भी हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य से हमें ज़्यादातर धार्मिक और सामाजिक जानकारी अधिक मिलती है, राजनीतिक तो कम मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा। दूसरे, हमारे पास में इस समय लौकिक और ऐतिहासिक ग्रंथ खूब सारे मिल जाते हैं और उनमें काफ़ी कुछ प्रामाणिक जानकारी भी मिलती है। ये लौकिक साहित्य में यदि हम देखें तो एक पुस्तक, काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, मैं यहाँ पर तो बहुत कम का वर्णन कर पा रहा हूँ, इतना संभव नहीं है इस वीडियो में, आप पुस्तकों में इसको देख सकते हैं। तबाकत नासिरी, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। इसमें हमें गुलाम वंश और खलीफाओं के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक अगर आप देखें तो तारीख नासिरी, यह जियासुद्दीन बर्नी ने इसको लिखा था। इसमें हमें बलबन और बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक तक की काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तुज़के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, मुगल शासक था, आपको याद है, पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो तुझके बाबरी में हमें काफ़ी कुछ मुगल कालीन जानकारी प्राप्त होती। बाबर ने खुद उसमें वर्णन किया है, लिखा है किस तरह के राज्य थे, किस तरह की व्यवस्था थी यहाँ की, ये सारी जानकारी हमें तुझके बाबरी में मिल जाती है। एक और बात है, परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस भाषा की है में लिखी गई, तो ये तुर्की भाषा में है, ये अरबी के हैं दूसरे ग्रंथ, तुर्की भाषा का ग्रंथ है। तो तुझके बाबरी। दूसरा, हुमायूं नामा, बाबर के बाद हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की। इसमें पारिवारिक संबंध, पारिवारिक विवाद, बाबर के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है हमें हुमायूं नामा से। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये
अबुल फजल कृत रचनाएं हैं जिसके में हमें अकबर से के काल की काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो 1289 से 1335 तक काफ़ी कुछ साहित्य लिखा उन्होंने, और उसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की जानकारी प्राप्त होती है। मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत की रचना की। इसमें राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसके संबंध में जानकारी मिलती है। राजा रत्नसेन की रानी थी पद्मावती, उसके आधार पर उन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा और पूरा का पूरा वर्णन हमें उसका प्राप्त होता है पद्मावत में। ये कुछ हमारे पास में लौकिक साहित्य से बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ तो मैंने कुछ थोड़े ही उदाहरण दिए। तीसरा एक प्रकार के नए और स्रोत हैं, वो है शाही फरमान। लिपि का आविष्कार तो खूब अच्छे तरह से हो गया था यहाँ, तो यहाँ पर राजाओं ने जो विभिन्न प्रकार की आज्ञाएं दी, फरमान जारी किए, संधियाँ हुई, वो हम उनसे भी हमें उस काल की पर्याप्त जानकारी मिल जाती। जैसे किसी संधि की शर्तें जानना है तो संधि की शर्तें लिखित दस्तावेज मौजूद है, आप उसमें से शर्तें जान लीजिए, साइन है, दस्तखत थे राजाओं के। इसी तरह से जैसे अगर देखें तो जहांगीर के तरह में 12 तरह के अध्यादेश जारी हुए हैं, वो 12 तरह के अध्यादेश हमारे पास में मौजूद है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वो हमें पूरी की पूरी जानकारी शाही फरमान से मिल जाती है। इस समय भी भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, जैसे प्राचीन काल में आए थे, उसी तरह से अनेक विदेशी यात्री आए, और उन विदेशी यात्रियों के वृतांत से, ग्रंथों से भी हमें उस काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए अल-बरूनी, उसने तहकीके हिंद नामक रचना की, और इसमें गजनवी के समय की जानकारी मिलती है। गजनवी ने जो आक्रमण किए थे उस टाइम की यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता मोरक्को निवासी, उसने किताब उल रहला लिखी, और इसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये इब्न बतूता काजी के रूप में कुछ वर्षों तक काम किया, कुछ समय तक इसने, और इन्होंने किताब उल रहला लिखी, तो उसमें हमें उस तत्कालीन समय की काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। मार्को पोलो वेनिस निवासी था, और 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, वहाँ की मुद्राओं की बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था। 400 का मनसबदार के रूप में वो काफ़ी समय तक रहा, तो उसने जो कुछ देखा वो लिखा, उससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। मनसबदार क्या होते थे ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए, कुछ समय रहे, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अब्दुल रज़्ज़ाक़, कॉन्टी, ये लोग भी आए जिनके साहित्य से, जिनकी रचनाओं से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आप एक बार प्राचीन भारत के स्रोतों वाला वीडियो अवश्य देख लें। उसको देख लेने के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षाओं में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत, प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोत, मध्यकाल की जानकारी के स्रोत, आधुनिक भारत की, इन सभी के हमें स्रोतों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस युग को भी जब हम पढ़ते हैं तो उस युग की जानकारी के स्रोत का एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।